शीर्षक हनीमून। क्या था मुग्धा का दूसरा हनीमून प्लान? लेखक पद्मा अग्रवाल। सुधाकर जी और उनकी पत्नी मीरा एकाकी व नीरसता भरा जीवन जी रहे थे। इकलौती बेटी मुग्धा की वे शादी कर चुके थे, परंतु जिद्दी बेटी ने जरा सी बात पर नाराज होकर पिता से रिश्ता तोड़ लिया था। इस कारण पति पत्नी के बीच भी तनाव रहता था। इसी गम ने उन्हें असमय बूढ़ा कर दिया था। आज सुबह लगभग 4 बजे सपने में बेटी को रोता देखकर उनकी आंख खुल गई थी। उनको भ्रम था कि सुबह का सपना सच होता है, इसलिए अनिष्ट की आशंका से उनकी नींद उड़ गई थी। वे पत्नी से बेटी को फोन करने के लिए भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये उनके अहम के आड़े आता। बेटी के जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के कारण वे डरे हुए रहते थे कि एक दिन अवश्य ही वो तलाक का निर्णय करके लुटी पिटी यहाँ आकर खड़ी हो जाएगी। मीरा, मेरा सिर भारी हो रहा है, 1 कप चाय बना दो। अभी तो सुबह के 6 ही बजे हैं। तुम्हारी लाडली को सपने में रोते हुए देखा है, तभी से मन खराब है। आपने उसके लिए कभी कुछ अच्छा सोचा है जो आज सोचेंगे? हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचते हैं, इसी वजह से ऐसा सपना देखा होगा। तुम्हारी नजरों में तो मैं हमेशा गलत ही रहता हूँ। आपकी वजह से ही न तो वो अब यहाँ आती है और न ही आपसे बात करती है, तब भी आप उसके लिए बुरा सपना ही देख रहे हैं। तुमने मेरे मन की पीड़ा को कभी समझा ही नहीं। उदास मन से वे उठे और सुबह की सैर को बाहर चले गए। तभी मीरा का मोबाइल बज उठा। उधर से बेटी की चहकती हुई आवाज सुनकर वे बोली, इस एनिवर्सरी पर आशीष ने कुछ खास गिफ्ट दिया है क्या? बड़ी खुश लग रही हो। नहीं माँ, वो तो हमेशा मुझे गिफ्ट देते रहते हैं। इस बार का गिफ्ट तो उन्हें मेरी तरफ से है। वो शर्माते हुए बोली थी। माँ, हम दोनों इस बार एनिवर्सरी पर सेकंड हनीमून के लिए मॉरिशस जा रहे हैं। तभी नेटवर्क चला गया था, इसलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। मीरा के दिल को ठंडक मिली थी। उनके मन को खुशी हुई थी कि देर से ही सही, परंतु अब बेटी ने पति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। पति से बेटी के हनीमून पर जाने की बात वे बताना चाह रही थी, लेकिन वे रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गईं। रात के लगभग 10:30 बजे थे। सुधाकर उनिंदे से हो गए थे। तभी उनका मोबाइल घनघनाकर बज उठा था। दामाद आशीष का नंबर देख वे चौंक उठे थे, लेकिन मोबाइल पर आशीष के मित्र अंकुर की आवाज सुनाई दी। अंकल, आशीष का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत गंभीर है, वो अस्पताल में है, आप तुरंत आ जाइए। उनके हाथ से मोबाइल छूट गया था। सुधाकर के सफेद पड़े हुए चेहरे को देखते ही मीरा को समझ में आ गया था कि जरूर कुछ अप्रिय घटा है। क्या हुआ? आशीष की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें तुरंत मुंबई के लिए निकलना है। आशीष ठीक तो है? पता नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए तो ये खुशी का क्षण होगा। जब से शादी हुई है उसने उन्हें एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकले होंगे तो तुम्हारी बेटी ने अवश्य उनसे झगड़ा किया होगा। वे तनाव में गाड़ी चला रहे होंगे, बस हो गया होगा एक्सीडेंट। तुमसे मैंने कितनी बार कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि पति की इज्जत करे। गोरे काले में कुछ नहीं रखा है, लेकिन तुम भी अपनी लाडली का पक्ष लेकर मुझे ही समझाती रही कि धैर्य रखो। आशीष जी की अच्छाइयों के समक्ष वो शीघ्र ही समर्पण कर देगी। मुग्धा कैसी होगी? उसका नाम मत लो मेरे सामने। आज तो वो बहुत खुश होगी कि आशीष घायल क्यों हुए। मर जाते तो उसे उस काले आदमी से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता। ऐसा मत सोचिए, पहले मुग्धा को फोन करके पूरा हाल तो पता कर लीजिए। क्या उसने मुझे फोन किया? उन्होंने अपने मित्र संजय से अस्पताल पहुंचने के लिए कहा और अपने पहुंचने की सूचना दी। मीरा आखिर माँ थी, उसकी ममता व्याकुल हो उठी थी। उसके कान में उसके चहकते हुए शब्द सेकंड हनीमून गूंज रहे थे। उसने बेटी को फोन लगाकर आशीष के एक्सीडेंट के बारे में पूछा। वो रोते रोते बुझे स्वर में बोली थी, उनकी हालत गंभीर है, उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। खून बहुत बह गया है माँ, इसलिए उनके ब्लड ग्रुप के खून की तलाश हो रही है। गुमसुम असहाय मीरा अतीत में खो गई थी। उनकी शादी के कई वर्षों बाद, बड़ी कोशिशों के बाद उन्होंने इस बेटी का मुंह देखा था। सुंदर इतनी कि छूते ही मैली हो जाए। लाड़ प्यार के कारण बचपन से ही वो जिद्दी हो गई थी, लेकिन चूंकि पढ़ने में वो बहुत तेज थी, इसलिए सुधाकर ने उसे पूरी आजादी दे रखी थी।
मुग्धा के मन में अपनी सुंदरता और गोरे रंग को लेकर बड़ा घमंड था। बचपन से ही वो काले रंग के लोगों का मजाक बनाती और उन्हें अपने से हीन समझती। उसके मन में अपने लिए श्रेष्ठता का अभिमान था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे कई बार डांट भी लगाई थी और सजा भी दी थी। समय को तो पंख लगे होते हैं। वो बीटेक पूरा करके आ गई थी। वे मन ही मन उसकी शादी के सपने बुन रही थी, परंतु बेटी मुग्धा एमबीए करना चाह रही थी। इसके लिए तो सुधाकर भी तैयार हो गए थे, परंतु मीरा उससे पहले उसकी शादी करने के पक्ष में थी। उसकी इच्छा को देखते हुए एमबीए कर लेने के बाद ही शादी पर विचार करने का अंतिम निर्णय ले लिया गया था। परंतु वे कुछ दिन से देख रही थी कि उसकी चंचल और शोख बेटी चुप चुप रहती थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव दिख रहे थे। वो फोन पर किसी से देर तक बातें किया करती थी। एक दिन उन्होंने उससे प्यार से पूछने की कोशिश की थी, क्या बात है बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई समस्या हो तो बताओ। नो मॉम, कोई समस्या नहीं है, ऑल इज वेल। मुग्धा के चेहरे से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि वो सफेद झूठ बोल रही है। मीरा के मन में शक का कीड़ा बैठ गया था, क्योंकि मुग्धा अपने फोन को एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं करती थी और उनके छूते ही वो चिल्ला पड़ती थी। एक रात जब वो गहरी नींद में सो रही थी तो चुपके से उन्होंने उसके फोन को उठाकर देखा तो उसी के फोन ने उनके सामने सारी हकीकत बयां कर दी। एहसान माय लाइफ, उसके साथ सेल्फी, फोटोग्राफ, ढेरों मैसेज देखकर वे घबरा उठी थी। अंतरंग क्षणों की भी तस्वीरें मोबाइल में कैद थीं। प्यार में दीवानी बेटी धर्म परिवर्तन करके उसके साथ शीघ्र ही निकाह करने वाली थी। उसी क्षण उन्होंने पति को सारी बातें बताईं तो उन्होंने बेटी को डांट डपट कर और आत्महत्या की धमकी देकर बिना किसी विलंब के अपने मित्र के बेटे आशीष के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही शादी पक्की कर दी। उन्होंने एक बार पति से कहा भी था, जल्दबाजी मत कीजिए, बेटी को संभालने का एक मौका तो दीजिए। लड़के का रंग बहुत काला है, अपनी मुग्धा उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। वे नाराज हो उठे थे। सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। यदि उसे एक मौका दिया तो निश्चय ही तुम्हारी लाडली धर्म परिवर्तन करके उसके जीवन सहचरी बनकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर देगी। वे सहमकर चुप हो गई थीं, परंतु उनकी आंखें डबडबा उठी थीं। पिता के क्रोध और धमकी के कारण मुग्धा ने उनके समक्ष समर्पण कर दिया था। स्पष्ट रूप से विरोध तो नहीं किया था, लेकिन उसके नेत्रों से अश्रु निरंतर झड़ते रहते थे। बेटी के मन की पीड़ा की कसक से मजबूर उनकी आंखों में भी आंसू उमड़ते रहे थे। जयमाला और विवाह मंडप में मुग्धा के चेहरे पर विरक्ति और घृणा के भाव थे, तो आशीष सुंदर अर्धांगिनी को पाकर गर्व से फूला नहीं समा रहा था। उसका चेहरा गर्व से प्रदीप्त हो रहा था, तो मुग्धा निर्जीव पुतले के मान चुप थी। आशीष मुंबई आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट था। मुंबई में उसका अपना फ्लैट था। 30 लाख रुपए का उसका सैलरी पैकेज था। उसने हनीमून के लिए मॉरिशस का पैकेज लिया हुआ था। मॉरिशस की हरी भरी सुंदर वादियों में भी वो अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब न हो सका था। मुग्धा को खुश करने के लिए उसके हर संभव प्रयास असफल रहे थे। मुग्धा चाह रही थी कि वो उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे अपनी माँ के यहाँ जाने को कह दे, ताकि उसके पापा ने उसके साथ जो अन्याय किया है उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़े और फिर वो अपने प्रियतम एहसान की बाहों में चली जाएगी। एक दिन वो बोला था, मुग्धा, क्या तुम्हें यहाँ पर आकर अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा सुंदर प्यारा सा चेहरा हर समय बुझा बुझा सा रहता है। वो तपाक से बोली, हाँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई दूसरा जगह ले चुका है। होता है मुग्धा, प्यार किसी से किया नहीं जाता बल्कि हो जाता है। फिर तुम तो इतनी खूबसूरत परी हो, जिसको तुमने प्यार किया होगा वो भी बहुत सुंदर रहा होगा, और तुम्हारी सुंदरता पर तो कोई भी अपनी जान कुर्बान कर सकता है। वो सोचने लगी कि ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है। इसके चेहरे पर न तो कोई क्रोध है न आक्रोश। आपने भी तो अपने कॉलेज के दिनों में किसी न किसी से प्यार किया होगा,
मेरा ये आबनूसी काला चेहरा देखकर भला मुझसे कौन इश्क करेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ जो मुझे तुमसे सुंदर पत्नी मिली। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं किसी दूसरे को पहले से प्यार करती थी, ये जानकर आपको बुरा नहीं लगा? बुरा लगने की भला बात क्या है? तुम अकेली थी, आजाद थी। किसको चाहो किसको न चाहो ये तुम्हारा व्यक्तिगत फैसला था। शादी मुझसे की है, इसलिए मेरी पत्नी हो। मैं तो केवल यही जानता हूँ, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और इसलिए मैं अपने पर इतरा रहा हूँ। आशीष को परेशान करने के लिए वो जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाने की जिद करती, परंतु वो बिना किसी ना नुकुर के उसकी फ्लाइट की टिकट बुक करवा देता। उसकी उपेक्षा और तिरस्कार का आशीष पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वो तो अपनी पत्नी की सुंदरता पर मुग्ध भाव से मुस्कुराता रहता, हर क्षण उसकी प्रसन्नता के लिए प्रयास करता रहता। वो उसे अनशन बोलती और प्रताड़ित करने के लिए अवसर खोजती रहती। खाली समय में अपने एहसान के ख्यालों में खोई रहती। सुधाकर को मुग्धा का जल्दी जल्दी आना अच्छा नहीं लगा था। एक दिन वे अपनी पत्नी से बोले, अपनी लाडली को समझाओ, पति के घर रहने की आदत डाले। वो तो हम लोगों का समय अच्छा है कि हमें इतना अच्छा दामाद मिला है जो उसकी हर इच्छा को पूरी करता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो आशीष के प्यार को समझे। आपने अपनी बेटी के प्यार को समझा था? आपको उसकी हर बात से परेशानी होती है। पहले आपने बिना उसकी रजामंदी के शादी करवा दी, अब आप चाहते हैं कि वो तुरंत उसे अपना ले, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बचपन से ही काले रंग के लोगों से वो नफरत करती है। आपको याद नहीं, पहले मैं भी तो जल्दी जल्दी मायके जाने की जिद करती थी। उसको समय दीजिए, वो आशीष के प्यार की कद्र करने लगेगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो पति के प्यार को समझे, उसे इज्जत दे, उससे प्यार भी करे। वो नाराज हो उठे थे। ठीक है, तुम उसे शय देती रहो। जब शादी टूट जाए और दोनों के बीच तलाक हो जाए तो मेरे कंधे पर सिर रखकर मत रोना कि अब क्या करूं। समाज में सबके सामने मेरी इज्जत खराब हो गई। तुम ही तो उस दिन कह रही थी कि गीता भाभी कह रही थी कि बात क्या है, मुग्धा की अपने पति से बनती नहीं है क्या? ऐसा नहीं होगा, लोगों की तो आदत होती है दूसरे के फटे में हाथ डालने की। मुग्धा कमरे के बाहर से सब बातें सुन रही थी। वो तमक कर बोली, पापा, आपने मेरी शादी करवाकर समाज में अपनी इज्जत जरूर बचा ली, परंतु आपने कभी ये नहीं सोचा कि काले, बदसूरत और नापसंद आदमी के साथ एक घर में रहकर वो रोज कितनी तकलीफ से गुजरती होगी। आपने हमेशा अपने बारे में सोचा, समाज क्या कहेगा ये सोचा। मेरे प्यार, मेरी चाहत, मेरे जख्मों के बारे में कभी नहीं सोच पाए। आप स्वार्थी हैं पापा। यदि मेरे बार बार आने से आपकी समाज में बदनामी होती है तो अब मैं नहीं आया करूंगी। आज से मैं आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ। वो नाराज होकर चली गई थी। उसके बाद से मुग्धा ना तो कभी उनके पास आई और न ही अपने पापा से कभी फोन पर बात की। उसका जीवन निरुद्देश्य था। वो टीवी सीरियल से सिर फोड़ती या अपने फोन पर उंगलियां चलाती और सबसे थक हार कर आशीष को कोसना शुरू कर देती। उफ, मुझे इस आबनूसी अफ्रीकन से मुक्त कर दो, वो मन ही मन सोचती रहती। इसका एक्सीडेंट क्यों नहीं हो जाता, ये मर क्यों नहीं जाता। आशीष सुंदर पत्नी के प्रेम में पागल ऑफिस से बार बार उसे फोन करता रहता। उसका दिल हर समय डरता रहता कि जब वो ऑफिस से शाम को घर लौटे तो कहीं वो घर से नदारद होकर अपने प्रेमी की बाहों में न पहुंच चुकी हो। जब कभी वो ऑफिस से रात में देर से घर आता तो वो पूछ लेता, मुग्धा, मैं देर से आता हूँ तो तुम परेशान हो जाती हो क्या? हमेशा की तरह वो तपाक से बोली, भला मैं क्यों परेशान होंगी, जाना चाहो तो हमेशा के लिए जा सकते हो। वो हर क्षण उसके अहम पर चोट पहुंचाती कि अब वो नाराज होगा, परंतु वो अपना हौसला नहीं छोड़ता। उसके चेहरे पर हर पल मुस्कुराहट बनी रहती। कुछ दिनों बाद एक दिन वो बोला, मुग्धा, तुम दिन भर घर में बोर होती होगी, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने एक जॉब की बात की है। तुम घर से निकलोगी तो वहां 4 लोगों से मिलना जुलना होगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हें दिन भर की बोरियत से छुटकारा मिल जाएगा। आज एक पल को वो सोचने को मजबूर हो गई थी कि ये आदमी उसके बारे में कितना सोचता रहता है। वो बचपन से ही शिक्षा कार्य से जुड़ने का सपना देखती रहती थी, परंतु दिखाने के लिए एहसान जताते हुए वो बोली, अब आपने बात कर ली है तो ठीक है, चलिए मैं इंटरव्यू दे दूंगी।
केवल आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। आज वो एक अरसे बाद ढंग से तैयार हुई थी। आईने में अपने ही अक्स को देखकर वो अपनी सुंदरता पर रीझ उठी थी, परंतु अपने साथ आशीष को देखते ही उसका मूड खराब हो गया था। आशीष भी अपने को रोक नहीं पाया था और हिचकिचाहट के साथ उसके माथे पर प्यार की मुहर लगाते हुए बोला, मुग्धा, तुम सच में मुझे मुग्ध कर देती हो। आज वो नाराज होने की जगह शर्मा गई थी। शादी का 1 साल पूरा हो चुका था। उसे अब आशीष की आदतें भाने लगी थीं। वो कॉलेज जाने लगी थी। वहां जाकर वो खुश रहने लगी थी। वो आशीष के साथ हंसकर बातें भी करने लगी थी। एक शाम वो बिना बताए उसे लेने के लिए कॉलेज पहुंच गया था। उस समय वो अपने साथियों के साथ किसी बात पर जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। उसे देखते ही वो गंभीर हो उठी थी और बुरा सा मुंह बनाकर बोली थी, क्यों, मुझे चेक करने आए थे? ऐसा क्यों कह रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए सुबह ही तो शॉपिंग की बात हुई थी। आज खाना भी बाहर ही खा लेंगे। ओके ओके। शॉपिंग के नाम से ही उसकी आंखें चमक उठी थीं। बहुत दिनों बाद आज उसने कई सारी ब्रांडेड ड्रेसेस पसंद कर ली थीं। वो ट्रायल रूम से पहन कर आशीष को दिखाकर पूछ भी रही थी, कैसी लग रही हूं? फिर वो बोली थी, बिल ज्यादा हो गया हो तो मैं ड्रेसेस कम कर देती हूं। प्रसन्नता से अभिभूत आशीष बोला था, नहीं नहीं, 2-4 और लेनी हो तो ले सकती हो। एक लाल रंग की सुंदर सी ड्रेस हाथ में उठाकर वो बोला, ये वाली तुम पर बहुत फबेगी, ये मेरी ओर से ले लो। वो खुश होकर बोली, अरे, इस पर तो मेरी नजर ही नहीं पड़ी थी। सच में ये तो सबसे अधिक सुंदर ड्रेस है। आज पहली बार उसने आशीष को प्यार भरी नजरों से देखा था। मुग्धा, इसी तरह मुस्कुराती और खुश रहा करो, तुम बहुत सुंदर लगती हो। समय के अंतराल से दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी थीं। अब वो आशीष को स्वीकार करने लगी थी। दोनों के बीच पनपते हुए रिश्ते का फल मुग्धा के जीवन में अंकुरित होने लगा था। नवजीवन की सांसों की अनुभूति से आशीष के प्रति वो समर्पित अनुभव करने लगी थी। उसके प्रति क्रोध और नफरत के स्थान पर प्यार पनपने लगा था। आशीष पापा बनने वाला है, ये जानकर वो चमत्कृत था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तो मुग्धा के पांवों तले फूल बिछा दिए थे। उसकी दीवानगी ने सारी सीमाएं पार कर दी थीं। उस समय उसने मीरा को उसकी देखभाल के लिए बुलाया था। मीरा बेटी के पास आईं तो आशीष की मुग्धा के लिए दीवानगी और प्यार देखकर गदगद हो उठी थीं। उन्होंने मुग्धा को बताया कि एहसान शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब उसे भी कसम खानी पड़ेगी कि वो भी आशीष के साथ प्यार और इज्जत के साथ रहेगी। यद्यपि कि वो भी आशीष से प्यार करने लगी थी, परंतु आदत के अनुसार पति के सामने आते ही जबान कड़वाहट उगलने लगती थी। एक दिन अंतरंग क्षणों में वो मुग्धा से बोला था, मुझे तो बेटी चाहिए, और वो भी तुम्हारी तरह सुंदर और प्यारी सी। यदि बेटा हो गया, वो भी मेरी तरह शक्ल सूरत और काले रंग का, तब तो तुम्हारे लिए बेटा भी दंड स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि अभी तो तुम्हें एक ही काले बदसूरत आशीष को अपने इर्द गिर्द देखना पड़ता है। यदि बेटा भी ऐसा हो जाएगा, तब तुम्हारे चारों तरफ बदशक्ल कुरूपों का जमावड़ा हो जाएगा, और तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा अन्य कुछ हो ही नहीं सकती। मुग्धा द्रवित हो उठी थी। उसने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। प्लीज, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। समयानुसार उसकी गोद में उसकी हमशक्ल परी सी बेटी आ गई थी। मीरा बेटी को समझा बुझाकर लौट गई थी। एक दिन आशीष को बहुत जोर का बुखार आ गया था। वो बेहोशी में भी मुग्धा मुग्धा पुकार रहा था। उसकी बिगड़ती हालत देख आज वो पहली बार अपने को असहाय अनुभव कर रही थी। वो डॉक्टर को फोन करते ही आशीष के लंबे जीवन व स्वास्थ्य की कामना करने लगी थी। अब वो आशीष को दिल से चाहने लगी थी। जिस काले बदशक्ल व्यक्ति से वो नफरत करती थी, वही अब उसका सर्वस्व बन चुका था। ऑफिस से आने पर उसे जरा भी देर होती तो वो पल पल में उसे फोन करती रहती। एक दिन वो आशीष से बोली, आशीष, मैंने तुम्हारा हनीमून बर्बाद कर दिया था और उसके बाद भी मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, इसलिए मैं अब दोबारा उन्हीं पलों को उन्हीं जगहों पर जीकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। ओके डियर,
आप अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मैंने आपको सरप्राइज देने के लिए सब बुकिंग करवा ली है। हर्षातिरेक में आशीष उसे बाहों में भरकर अपने प्यार की मुहर लगाकर हनीमून के बारे में सोचते हुए तेजी से ऑफिस के लिए निकल गया था। उसी रात हुए इस हादसे से मुग्धा की मनोस्थिति जड़वत हो गई थी। वो निरुद्देश्य निराधार आईसीयू के बाहर चहलकदमी कर रही थी। सुधाकर और माँ मीरा को देखते ही वो अपने पापा के कंधे से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगी थी। वो अस्फुट शब्दों में बोली, पापा प्लीज मेरे आशीष को बचा लीजिए। अभी तो मैंने उसे प्यार करना शुरू ही किया है। मुझे उसके साथ हनीमून पर जाना है। सुधाकर स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। वे भी रोते रोते बोले, कुछ नहीं होगा तेरे आशीष को, तेरा प्यार जो उसके साथ है। सिसकियों के साथ संज्ञा शून्य होते होते उसके मुंह से हनीमून पर जाना है निकल रहा था। वहां खड़े सभी लोगों की आंखों से बरबस आंसू निकल पड़े थे। अभी आपने सुनी स्वप्निल कुमारी की आवाज में पद्मा अग्रवाल द्वारा लिखित हनीमून। क्या था मुग्धा का दूसरा हनीमून प्लान? ये स्टोरी टेल की 2017 की प्रस्तुति है।